सवेरे ग्राउंड होता है तो 10 बजे वो लाइब्रेरी, 9 बजे ग्राउंड होने के बाद सवेरे 9 बजे ही वो टिफिन लेके लाइब्रेरी में जाना चाहिए। वहाँ पे उसने रात में 8-9 बजे तक बैठना चाहिए। 8-9 बजे से इतना टाइमिंग देगा तो वो एमपीएससी भी क्रैक कर लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है जो, और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर कंटिन्यू पढ़ाई करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। जब मैंने 5 साल पढ़ाई की, कंटिन्यू रखी, भले ही मेरे पास जॉब था, जॉब के साथ साथ मुझे बाकी भी चीज़ें, नौकरी के साथ साथ ये चीज़ें करनी थी, लेकिन जैसे ही वक्त मिलता था मैं लाइब्रेरी में जाता था। हेलो दोस्तों, जॉब अलार्म फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। मोटिवेशन बाय एग्जांपल में आज हमारे साथ है पीएसआई तुलसीराम ढाकुलकर सर। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। कि काफ़ी युवा हैं जो अभी महाराष्ट्र पुलिस भर्ती के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उन्हें मोटिवेट करने के मकसद से हम चाहते हैं आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पहले बताएं कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी, फिर उसके बाद आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि आप पुलिस में भर्ती हो सके। देखिए, मैं बाय बर्थ वैसे वर्धा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और लगभग अगर मेरी हिस्ट्री अगर बताई जाए तो मैं 83 का मेरा जन्म है और वहाँ से एक छोटा सा गांव है लहान आरवी, छोटी आरवी जिसे बोलते हैं, आष्टी तहसील में, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और वहाँ से हमारा जो स्कूल और सब जो है ये चीज़ें आष्टी एक तहसील लेवल पे है, तो 6-7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो हमें, या तो बस का टाइमिंग बहुत कम था और उतने पैसे भी मेरे पास नहीं थे। हमारी कंडीशन बहुत गरीब थी, तो उस वक्त कहीं खेती वगैरह नहीं थी ज़्यादा, 2 एकड़ खेती थी और इसलिए स्कूल जाने के लिए भी मैं साइकिल से जाता था 6 किलोमीटर डेली और 6 किलोमीटर आना, ऐसा मेरा स्कूल का ये था। और इसी बीच जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरे पिताजी गुजर गए 98 में, और उसके बाद बहन की शादी 2000 में हो गई, तो आर्थिक कंडीशन बहुत वीक थी। तब से मैंने, यानी घर में 20 रुपए का अगर कुछ लाना भी है तो बहुत 10 बार सोचना पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन रही है कि स्कूल जाने के लिए मैंने कभी शूज़ भी नहीं, 10वीं तक मेरे पैर में शूज़ भी नहीं था। बहुत गरीबी थी। तो ये ऐसी कंडीशन से अपन आगे आ रहे थे। तो फिर मैंने कुछ वहीं से कुछ कमाना शुरू कर दिया। पहले, सबसे पहले तो मैंने, जब मैं पिताजी गुजरने के बाद, तो सबसे पहले तो हमने पाव बेचे। गांव में 25-30 पैसे का पाव आता था जो मार्केट से लेने का, जिसे सवेरे के 6-7 बजे ही एक चक्कर मार के आने का, तो कम से कम अपने 50-60 पाव बेच जाते थे, तो उससे गुजारा चालू था। उसके बाद मेरी मम्मी, जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो मैंने वो बिजनेस के साथ और एक बिज़नेस, मैं उसे बिज़नेस कहूँगा क्योंकि उससे हमारा उदरनिर्वाह चलता था और काफ़ी हेल्प होती थी घर में। उसके बाद मैंने दूसरा काम चालू किया जो पिंगर बोलते हैं आप, पिंगर जो है, तो मम्मी वो पिंगर एक टोपले में निकाल के देती थी, वो गांव में एक घूम के आने का, तो 2 घंटे में, 1 घंटे में एक चक्कर हो जाता था, वो बेचे जाते थे, उसका कोई अर्निंग सोर्स आता था। ऐसे मेरी स्कूल की लाइफ चली है लगभग 10वीं तक। तो 10वीं में मुझे 50% ही मार्क मिले। ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं देना होता था और आर्थिक कंडीशन कम, यानी वो भी बहुत पहले सोचना था। 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन हुआ आष्टी तहसील वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे मेरा लोकमान्य स्कूल था, लोकमान्य महाविद्यालय। 11वीं मैंने गया ही नहीं क्योंकि कंडीशन इतनी ख़राब थी कि स्कूल में जाने के लिए ना ही अपने पास उतने पैसे भी थे, ना ही उतना चीज़ें थी। तो उस वक्त मैंने सब्ज़ी बेचना चालू किया 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में तो एमए तक मैंने सब्जी बेची। साइकिल पे सामने 2 थैलियाँ रखने का, पीछे एक कैरेट रखने का, उसमें सब्जी लेने का, बाद में थैलिया। तो मैं गांव से जब निकलता, मेरे गांव से ऐसे 15 किलोमीटर का राउंड जो है वो साइकिल से मैं कंप्लीट करता था। 15 किलोमीटर। जैसे लहान आरवी से एक अंतोरा आता है, छोटा गाँव, 6 किलोमीटर, वहाँ से एक बेलोरा आता है, ऐसा एनाडा आता है, और फिर ऐसा राउंड है हमारे गांव को।
तो ऐसी पहाड़ी भी आती है, वो पहाड़ी वगैरह ये पूरा करके एक एक गांव करके मैं 11 बजे तक, ये कॉलेज के टाइम मैंने ये पूरा काम किया है। जैसे संडे को तहसील लेवल पे बाजार रहता तो बाजार में दुकान लगाना, जैसे ये बचा हुआ माल फिर 2 दिन बेचना, इधर जो चीज़ें बचती है तो वो बाकी गाँवों में बेचना, फिर अंतोरा में शुक्रवार का बाजार आता था वो करना। तो ऐसे हम पूरे बाजार भी मैंने किए उसी टाइम। ये 12वीं तक भी मेरा यही शेड्यूल था। फिर पढ़ाई जितनी होती थी उतनी पढ़ाई करते करते फिर भी मुझे 63% 12वीं में मिले। यही साथ में पढ़ाई भी करता था। और उसके बाद आर्थिक कंडीशन तो कमी थी, तो वो चीज़ें जो इच्छा तो बहुत रहती है सबको देखते तो, कि अपन भी लड़कों के साथ घूमे, अपन भी कहीं मूवी देखने जाए या और कुछ चीज़ें करें, लेकिन उतना टाइम भी नहीं था उस वक्त। इसलिए ये ऐसे करते करते ये ग्रेजुएशन आया। फिर मैंने वही महाविद्यालय में 12वीं के बाद बीए के लिए एडमिशन लिया आष्टी में। वहीं पे मेरा बीए यही शेड्यूल के साथ बीए कंप्लीट किया मैंने। फिर नौकरी की बहुत ज़रूरत लगी कि ज़रूर यही हिसाब से अगर लाइफ जिएंगे तो अपनी तो जैसे रूटीन लाइफ लोग मेरे साथ के जैसे जी रहे हैं। जैसे मैं 10वीं कक्षा में हम 50 लड़के थे, तो 12वीं में उसमें से 15 लड़के बचे थे। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में देखा तो वो कोई दोस्त नहीं बचा था, 2-3 ही दिख रहे थे। यानी बाकी के जैसे गए हैं उसी टाइप से अपने को भी जाना पड़ेगा, ये दिमाग में आया। ग्रेजुएशन होने के बाद ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। फर्स्ट साल में तो मेरा इंग्लिश बैक भी था, ऐसा नहीं है। फिर हमने जब फाइनल ईयर में एटीकेटी लेके वो लास्ट ईयर में हम टोटल क्लियर हुए, तो ये होने के बाद क्योंकि कंडीशन इतनी नहीं थी, तुमको ये सब संभाल के पढ़ाई करना था। अब पढ़ाई के लिए दूसरा चांस था, पहला तो अपना घर संभालना ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि खेती उतनी नहीं थी। और इसके साथ साथ जैसे वक्त मिलता था तो दूसरों के लोगों के यहाँ काम पे भी हम जाते थे। जैसे नींदन रहता है, पराठी निकालना रहता है, या कुआं खोदना भी, वो भी काम मैंने किया है। कुआं भी खोदने का काम किया है। तो ये काम करते करते फिर ऐसे ही एमए के लिए एडमिशन, एमए मैंने वर्धा में किया है। वर्धा में एमए के लिए पहले एडमिशन लिए थे, वो अधूरा रहा। फर्स्ट ईयर किया, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, जाना भी नहीं होता था और वो चीज़ें पढ़ाई भी नहीं होती थी, तो एमए मेरा क्लियर नहीं हो पाया। वहाँ पे फिर मुझे लगा कि पुलिस भर्ती आती थी तो पुलिस भर्ती दे दे। इसी हिसाब से मैंने 2007 में पुलिस भर्ती के ट्राई किया और 2007 में पुलिस भर्ती में मैं लग गया। 2007 में 2008 SRPF में मैं लगा, अमरावती SRPF में। तो वहाँ से मेरा थोड़ा लक खुल गया। पढ़ाई के साथ अब फाइनेंशियली कुछ चीज़ें अपने हाथ में आ गई, जैसे पगार सैलरी आ गई तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तुम बाकी चीज़ें भी कर सकते। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया फिर, और पढ़ाई को छोड़ा नहीं। जब अपन पिछले वक्त पढ़ाई के लिए जितना पैसा नहीं खर्चा पाए, जितना टाइम नहीं दे पाए, वो अब देना मैंने शुरू किया वहाँ पे। हालांकि SRPF में बाहर ज़्यादा नौकरी रहती, लगभग मेरे 425 दिन ये गडचिरोली में गए। उसमें गडचिरोली में सभी डीप एरिया में मेरी नौकरी हुई वहाँ पे। फिर भी वहाँ टाइम जब भी मिलता था तो मैं किताबें लेके जाता था और वहीं पे पढ़ाई करता था। जैसे ड्यूटी 2 घंटे की ख़त्म हो गई, पूरे दिन जैसे भी है उस टाइम पढ़ाई करता था। तो ऑल टोटल उस वक्त मैंने MPSC राज्य सेवा की भी मेन एग्ज़ाम दी। STI मेरी आधा मार्क से गई। मेरा एक दूसरा दोस्त जो अभी नागपुर शहर में ही है, अनिल सवई करके, वो लग गया मैं आधा मार्क से रह गया। हाँ, तो उस वक्त लगता है कि अब अपनी तो नौकरी लग गई है, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन फिर 1800 की एक बैच निकली थी, 108 बैच जो है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन मेन तक हुआ, लेकिन लास्ट में ग्राउंड तक बाद में मैं नहीं लगा उसमें। तो फिर लगा कि नहीं, उसी वक्त 2013 में फिर से MPSC की एग्ज़ाम निकली थी। वो एग्ज़ाम में मेरा PSI करके सिलेक्शन हो गया। 14 में ट्रेनिंग हुआ, 15 में मैं नागपुर आया। नागपुर आने के बाद यहाँ पे जैसे जैसे मेरी पहली पोस्टिंग तहसील पुलिस स्टेशन में हुई, जो बहुत ही हेवी एरिया है, जैसे मार्केट एरिया है, बाकी भी चीज़ें में काम ज़्यादा है वहाँ पे। उसके बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग पाचपावली पुलिस स्टेशन में हुई। वहाँ पे मैंने DB में
क्राइम का मेरे तरफ चार्ज था, वहाँ पे भी हेवी एरिया था, पाचपौली भी एरिया। और 2019 में मेरी पोस्टिंग सोनेगांव में हुई है और अभी मैं यहाँ पे जितने मेरा फुल काम वर्कआउट अच्छी तरीके से यहाँ पे चालू है। काफ़ी ऐसे युवा हैं जो अभी आने वाली जो महाराष्ट्र पुलिस भर्ती है उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं जी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ फिजिकल पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, तो दोनों में से हमें किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, फिजिकल या रिटर्न? देखिए, दोनों की अगर देखा जाए तो दो एग्ज़ाम, अगर आपने गृह मंत्री साहब का इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने कहा है कि पहला जो 5,500 की एग्ज़ाम हो रही है, पहली उसकी लेखी एग्ज़ाम रहेंगी, पहले रिटर्न एग्ज़ाम रहेंगी और बाद में फिजिकल रहेगा। दूसरी जो एग्ज़ाम वो फिर पुलिस भर्ती होने वाली है 7,500 पदों के लिए, उसके पहले ग्राउंड होगा और बाद में लेखी एग्ज़ाम होंगी, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। तो ये नहीं है कि एक ही चीज़ों को, दोनों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपको ग्राउंड उतना ही इम्पोर्टेंस है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपको एग्ज़ाम भी है। दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। पढ़ाई पे ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल पुलिस भर्ती की तरफ बाकी भी युवा लोग आ रहे हैं, जैसे एमए हुए हुए लड़के, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हुए लड़के, इवन इंजीनियरिंग किए हुए लड़के भी आ रहे हैं आजकल पुलिस भर्ती दे रहे हैं। तो वो लेखी पेपर आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग हो गया, क्योंकि एमपीएससी करने वाले अगर लड़के पुलिस भर्ती देंगे तो उनकी तो पढ़ाई एक्चुअली है ही अच्छी, तो आपको कंपटीशन उनसे करना है। कुछ अगर आप पुराने पेपर अगर देखेंगे पुलिस भर्ती के भी, तो वो तो एमपीएससी के लेवल के पेपर बने हुए हैं। तो ये नहीं बोल सकते आपकी बस थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, ऊपर जो है थोड़े बहुत पढ़ लेंगे तो अपन पुलिस भर्ती में पास हो जाएंगे, वो कतई नहीं है। अभी आपको कम से कम 4 या 5 घंटे आपके पढ़ाई में देना ही है। 5 घंटे आपको शेड्यूल में से निकाल के, सवेरे जैसे शेड्यूल है, अभी मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे सवेरे आते हैं, मैं जब पुलिस भर्ती का प्रशिक्षण खुद करके मैं उनके साथ करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे, जैसे मेरे पास लगभग 100 लड़के हैं, 100 में से मुझे 15 लड़के ऐसे लगते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं खास। बाकी जो 85 लड़के हैं उसमें से वो पढ़ाई में बहुत पीछे है। मैं कई बार, हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालता हूँ उनके लिए। एक बच्चे को बताया कि एक ने पेपर टाइप करना चाहिए, एक पेपर बनाना चाहिए, तो पेपर बनाता है उनके लिए। हफ्ते में एक पेपर हो जाता है उनका, तो उसमें मार्किंग के हिसाब से भी पता चलता है उनका। जब ग्रुप पे आता है कि इतने मार्क इनको मिले, तो वो भी पता चलता है कि पढ़ाई में बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्राउंड आपका 2-3 महीने अगर आपके पास है तो आपका कवर हो जाता है आराम से। पढ़ाई आपके कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको मराठी पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको करंट नॉलेज में जो भी है न्यूज़पेपर रहो या करंट नॉलेज भी करना है कवर, और आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी जो वो भी आपको कवर करना है, तो उसके लिए टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं। सेटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे अभी मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, एक है जो पूरा ग्रेजुएशन होने के बाद में सोचते हैं हमें क्या करना है। नागपुर शहर में ऐसा ही होता है? नागपुर शहर में पढ़ाई के लिए तो मेरे एक्सपीरियंस से 5 साल के, यहाँ का पढ़ाई का वातावरण बहुत लो है। यहाँ पढ़ाई का वातावरण ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे पान टपरी पे बैठेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, चलो सेमिनर हिल्स जाओ, चलो अंबाझरी जाओ, गार्डन घूमो। इनको हर प्रकार के गार्डन पता है यहाँ के लड़कों को। पढ़ाई की लाइब्रेरी नहीं पता, कहाँ यहाँ जाके अपन पढ़ाई कर सकते हैं, ये इनको पता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नागपुर शहर का एक, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके लिए, कि पढ़ाई की यहाँ वातावरण ही नहीं है। आप अमरावती जाइए, अमरावती में आपको हर एरिया में, अगर बच्चे ने बोला कि कोई भी बच्चा आपको बता देगा कि यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी है, यहाँ जाके बैठना चाहिए आप पढ़ाई के लिए। ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको पैसे ही पे करना है। आप सरकारी लाइब्रेरी भी कई सारी नागपुर में भी है, लेकिन बच्चे नहीं बैठते वहाँ पे, ऐसी चीज़ें। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर बस्ती में एक लाइब्रेरी ज़रूर हो, तो लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताइए। लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस तो बहुत है। देखिए, पढ़ाई जो है, घर ये पढ़ाई के लिए नहीं होता, घर में एंजॉय करना चाहिए, घरों में खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, घर में एंजॉय होना चाहिए। पढ़ाई की जगह अलग है, या तो घर में एक अलग से लाइब्रेरी बना लो आप, ये हो सकता है, लेकिन घर में लाइब्रेरी डिस्टर्ब
डिस्टर्बेंस ज़्यादा आता है घर में। इसलिए मेरा तो कहना है कि आप कहीं पे भी पढ़ाओ तो लाइब्रेरी आप एक ज्वाइन करो, भले ही आपको 5-6 किलोमीटर जाना हो। सवेरे आप निकले अपना टिफिन लिए, अगर आप ग्राउंड करते हैं, मैं पुलिस भर्ती बच्चे का जो एक शेड्यूल बताता, अगर उसके कॉलेज का भी टाइमिंग है या नहीं है, अगर जिसका कॉलेज नहीं है तो सवेरे ग्राउंड होता है, तो 10 बजे वो लाइब्रेरी, 9 बजे ग्राउंड होने के बाद सवेरे 9 बजे ही वो टिफिन लेके लाइब्रेरी में जाना चाहिए। वहाँ पे उसने रात में 8-9 बजे तक बैठना चाहिए। 8-9 बजे से इतना टाइमिंग देगा तो वो MPSC भी क्रैक कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है जो। और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर कंटिन्यू पढ़ाई करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। जब मैंने 5 साल पढ़ाई की, कंटिन्यू रखी, भले ही मेरे पास जॉब था, जॉब के साथ साथ मुझे बाकी भी चीज़ें, नौकरी के साथ साथ ये चीज़ें करनी थी, लेकिन जैसे ही वक्त मिलता था मैं लाइब्रेरी में जाता था। अमरावती में हमने खुद करके लाइब्रेरी शुरू की, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जो हॉल था वो हमने लाइब्रेरी बनाई, वहाँ पे चालू की। वैसे ही एक महानगर पालिका की RTO के ऑफिस के पास लाइब्रेरी थी, पुराना हॉल था, हमने उसे चालू किया। अभी जो मनीष गावंडे साहब है ये सर, वो हम सब ने वो साथ में शुरू की। आज वहाँ पे कम से कम 200-300 लड़के पढ़ाई करते हैं। आज 10 साल के बाद भी वो और फुल जैसी संगत वैसी रंगत सर कहा जाता है, एक मुहावरा है। तो इस पे काफ़ी ऐसे युवा हैं जो अपने दोस्त भाइयों के साथ दिन भर घूमते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जिनका मकसद लाइफ में कुछ है ही नहीं, या यूँ कहे लाइफ में कोई गोल के बजाय वो कुछ भी अपना टाइम पास करते हैं सिर्फ। तो अच्छे संगत के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पढ़ाई के लिए आपके लिए अच्छी संगत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ग्रुप भी ऐसा बनना चाहिए जो पढ़ाई के बारे में डिस्कस करे, ना कि बस बैठे तो चाय पानी, क्या घूमने जाना है, या वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, हाँ अरे वो तेरी गर्लफ्रेंड है यार उससे मिला दे, ऐसी जो बातें चलती है, इनसे यही ग्रुप जो बनता है ऐसा बनता है इनका। तो इनका मोटिवेशन, इनका गोल ही नहीं रहता। जो गोल वाले भी रहते हैं, जिनको टारगेट रहता है कि नहीं मुझे पढ़ाई भी करना है, लेकिन ये बातों बातों में उसके भी 2 घंटे चले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चुनना है कि आपके दोस्त कैसे होना है। जो पढ़ाई वाले लड़के, अगर पढ़ाई आपको करना है तो पढ़ाई वाले ही दोस्त आपको होना, वैसा ही आपका ग्रुप फ्रेंड सर्कल बनना चाहिए। इसीलिए ग्रुप स्टडी बहुत मायने रखती है। जैसे जिस तरह हमने एक आयरन ग्रुप बनाया, आयरन ग्रुप का मकसद ये है कि सभी लड़के एक आके पढ़ाई करें। नागपुर में एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है आयरन ग्रुप। तो हम चाहेंगे सर, ये कहाँ पे है आयरन ग्रुप, कहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, कहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं? आयरन ग्रुप की जो लाइब्रेरी बच्चों ने चालू की है, वो लाइब्रेरी जो है वो महल पे है, नाइक रोड पे। अभी वहाँ पे 50 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है, लगभग 10-15 ही बच्चे डेली बैठते हैं। वहाँ पे भी जिसको भी आना है वो बैठ सकता है। उसको कोई खुद के ज़्यादा तो पैसे देना नहीं है, 100, 150, 200 जो भी आएगा, महीने का खर्चा, लाइट बिल, और वो कंट्रीब्यूट करना है सबको मिलके। जितने लड़के बैठेंगे उनको कंट्रीब्यूट करना है। 1000-2000 रुपये तो मैं भी खुद करके दे ही रहा हूँ उनको कंट्रीब्यूशन, तो वो भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है, रेशिम बाग में दूसरी शाम को एक हमारा ग्राउंड का प्रोग्राम है, और सवेरे आयरन ग्रुप का ग्राउंड का प्रोग्राम यशवंत स्टेडियम धनतोली। तो वहाँ पे भी बच्चे जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। तो वो तो अगर से फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा ग्राउंड का तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई किसी से पैसे नहीं लिए जाते। किसी को अगर से ज्वाइन करना है ये आपका आयरन ग्रुप, तो क्या करना होगा उसे? कोई नहीं, सवेरे आ जाओ, कोई कि उसमें सवेरे 6 बजे ग्राउंड पे यशवंत स्टेडियम पे आ जाओ, तो कोई भी आ सकता है, उसमें कोई नहीं। मैं वहाँ पे रहता ही हूँ, सवेरे 6 से 8 2 घंटे मैं भी वर्कआउट करता हूँ, तो बच्चे वहाँ आके मुझे जुड़ सकते हैं। क्योंकि सवेरे उठ के आना इतना आसान नहीं है। 6 बजे उठना, 6 बजे आने के लिए आपको 5:30 बजे उठना पड़ता है। तो एक दिन आएगा, दूसरे दिन गायब हो जाता है। ऐसे कई बच्चे देखे मैंने कि एक दिन आते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। तो आपको अगर आयरन ग्रुप्स के साथ आना है वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आ सकते हैं। उसमें कोई पैसे, किसी से भी पैसे नहीं लिए जाते। सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम मैंने 19 में चालू किया था, पुलिस भर्ती के लिए बच्चे, या ग्राउंड, खास करके हमारा ग्राउंड का मोटिवेशन था, ताकि उसमें सभी प्रकार के लड़के आते थे जो पुलिस भर्ती भी दे रहे, नहीं भी दे रहे। तो बाद में हमने जो, जैसे पुलिस भर्ती के लड़के ज़्यादा है, उन्होंने बोला कि सर हमें पुलिस भर्ती फोकस करना है थोड़ा, फिर हमने वो हिसाब से भी उनका एक प्रोग्राम बना लिया। तो जो पुलिस भर्ती करते उनका अलग से ग्रुप है, जो नहीं करते हैं हम तो उनका अलग से ग्रुप है।
तो आपका कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।